हेलो एंड वेलकम टू यूआस लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस माय डियर। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर के आया हूँ रियल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर 2016। यस, एज इट इज़, जैसा था एकदम डिक्टो वही पेपर लेकर के आया हूँ। आज मैं इस क्वेश्चन पेपर का केवल आंसर बताने वाला नहीं हूँ, आपको मैं एनालिसिस करूँगा और क्वेश्चन पर चर्चा करूँगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उस बेस पर यानी कि जो करंट ईयर है 2021 कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 4, चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। याद रखिएगा, आपके टीजीटी एग्जाम में प्रेपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, कैन द डॉक्टर क्योर हिम एस्थमा? ऑप्शंस ऑफ, फ्रॉम, इन, विद इन। याद रखना, क्योर के साथ प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं। कैन द डॉक्टर क्योर हिम ऑफ एस्थमा। अब याद रखो, क्योर के बाद ऑफ कब लगाते हैं? जब बीमारी का नाम दिया हो। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। अगर हम कह दें कि बीमारी का नाम दिया हो और क्योर वर्ब के रूप में आया हो, तभी ऑफ लगाते हैं। नहीं तो अगर नाउन के रूप में आएगा तो ऑफ लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ फॉर भी लग सकता है। नेक्स्ट, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी वर्किंग टू, ऑफ, फ्रॉम, एट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिवेंट मीन्स रोकना। प्रिवेंट के बाद में प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है। कैसे? प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। पूरी बात सुना करो ध्यान से, बिल्कुल एतमीनान से चलूँगा, है ना। आज एकदम बिल्कुल एतमीनान से चलना है माय डियर। देखो, प्रिवेंट के बाद फ्रॉम डूइंग होता है, अर्थात प्रिवेंट समबडी, देखो कुछ नहीं आया, फ्रॉम डूइंग समथिंग। डूइंग का मतलब वर्ब में आईएनजी। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अपने आप में एकदम इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पेपर है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पेपर एकदम अलग तरीके का माना गया है। आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ, फॉर, फ्रॉम, सिंस, टिल। अब मुझे आप बताओ कि लास्ट मंथ ये निश्चित है कि अनिश्चित है, यानी कि पीरियड है कि पॉइंट है। तो आप कहोगे कि निश्चित है, यानी कि यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन नंबर 3 में सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से। नेक्स्ट, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूजेज। एडमिट, इन, ऑफ, फॉर, टू। क्वेश्चन नंबर 4 में योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। करेक्ट ऑप्शन बी। याद रखिएगा, एडमिट जब वर्ब का काम करता है तो एडमिट ऑफ एनी, एडमिट ऑफ समथिंग, यानी कि वहाँ ऑफ प्रेपोजिशन आता है। कई लोग टू लगा करके गलती कर देते हैं, आपको अलर्ट रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलेग्रो, ट्रू लव, इल पेंसरेसो। तो आप सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि करेक्ट आंसर क्या होगा। भाई देखो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन साहब ने लिखा, एल एलेग्रो भी लिखा, इल पेंसरेसो भी लिखा। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ट्रू लव इनका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लिटरेरी टर्म्स देखिएगा कितना स्टैंडर्ड आया हुआ है। यूबिक्विटस डिनोट्स, डिनोट मीन्स इंगित करना, ऑल पावरफुल, टू मच असर्टिव, लॉयल एंड सिंसियर, सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। अब कई लोग इसी को सिनोनिम समझ लेते हैं, एक्चुअल मीनिंग जिसको पता होगा वही जवाब देगा। सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। यूबिक्विटस वह होता है जो हर समय प्रतीत हो, एक ही समय प्रतीत हो कि वह हर जगह विद्यमान है, यानी सर्व विद्यमान है। नेक्स्ट, अनइनविएबल डिनोट्स। अनइनविएबल का मतलब क्या है? अराउजिंग एनवी, डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट, दैट विच इज़ नॉट एक्सेसिबल, समथिंग दैट इज़ नॉट
अनअवॉइडेबल। क्वेश्चन नंबर 7, इनविएबल। देखो इनविएबल मीन्स होता है जिससे हम क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करने योग्य। अन लग गया यानी कि जिससे प्रतिस्पर्धा ना की जाए, तो कुछ लोगों का दिमाग भटकेगा यहाँ वहाँ। अरे भैया अनइनविएबल का सीधा मतलब है डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। 7 का सही आंसर बी लगा देंगे। नेक्स्ट 8 की ओर चलेंगे। इनकम्बेंसी डिनोट्स स्टेट ऑफ बीइंग इन अ प्रिविलेज्ड कंडीशन, protection against any possible financial loss, an official position or the duration when one holds it, period which is counted for the purposes of pension। इन इनकम्बेंसी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट, पदस्थ यानी कि जब किसी पद में कोई होता है। सी इज़ द राइट आंसर। बहुत गजब के शब्द आए हैं। द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन इज ओपन, सीक्रेट, सरप्टिशियस, सीरियस। क्वेश्चन नंबर 9, क्लैंडस्टाइन मीन्स होता है गुप्त या छिपा हुआ, तो यहाँ इसका ओपन सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट 9 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। लुगुब्रियस मीन्स डिजेक्टेड, बटरी, इम्बेसाइल, जोवियल। बड़ा ही टिपिकल टाइप का वर्ड आया है, बताएं। उदास होता है इसका मतलब, डिजेक्टेड इज़ द राइट आंसर। लुगुब्रियस मीन्स होता है उदास। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 11 to 14। एक एक डायरेक्शन पढ़ूंगा क्योंकि एनालिसिस करना है। चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। और उम्मीद है कि इसी पैटर्न पर पेपर आएगा इस बार, क्योंकि जब ट्रेंड चेंज होता है तो 2-4 साल चेंज ही रहता है। देखिएगा ब्रैकेट में लिखा है उस वर्ब का सही फॉर्म भरना है। द पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। अब यहाँ 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। अब आपको याद होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट यदि फ्यूचर है तो दूसरा प्रेजेंट होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। द पुलिस विल किल यू, पुलिस तुम्हें जान से मार देगी। इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, यदि तुमने भागने की कोशिश की। केवल एक ही जवाब सही है। आप कहोगे गुरुजी पहला क्यों गलत है, तो भैया कंडीशनल ऐसा सेंटेंस कहाँ बनता है कि दोनों में प्रेजेंट लगेगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। बस पहले क्वेश्चन का ट्रेंड समझो। बी का मतलब है कि बी की कौन सी फॉर्म आएगी, एज एम आर आएगा, वाज वर, बीन या बीइंग। और यहाँ भी बी, दोनों में बी का फॉर्म लगाना है। तो देखो अगर हम सिचुएशन पर थोड़ा ध्यान दें, क्वेश्चन पर गौर करें, तो ये कंडीशनल सेंटेंस यदि हम इसको बना दें तो हैड आई बीन देयर सिचुएशन हैड बीन डिफ़िकल्ट, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट। तो 12 में हम सी ऑप्शन में एकदम जा सकते हैं। अब यहाँ पर इसका एनालिसिस ध्यान से सुनिएगा माय डियर। यदि प्रारंभ में हैड लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है इन्वर्जन। हैड का मतलब है यदि, हैड आई बीन, और बी का थर्ड फॉर्म हमने बीन लगा दिया। तो हैड आई बीन देयर, यदि मैं वहाँ होता, सिचुएशन वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट, और यहाँ दूसरे बी में हमने वुड हैव बीन लगा दिया तो स्थिति कठिन हो जाती। रूल भी सही हो गया। अगर माय डियर कंडीशन पार्ट में हैड आता है तो दूसरे पार्ट में हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। 12 में सी आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट, इफ़ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग्स। एलिमिनेट मीन्स समाप्त कर देना। आपको बी का फॉर्म लिखना है सही और एलिमिनेट का फॉर्म लिखना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक जगह वाज है, फिर वर है, फिर हैड बीन है, फिर एम। यदि पहला ऑप्शन सही कर लो तो दूसरा तो अपने आप आएगा एकदम। 13 नंबर पे देखेंगे माय डियर, जब कोई काल्पनिक बात करे, यदि मैं कह दूं यदि मैं भगवान होता, तो वहाँ हमेशा वर लगाते हैं। तो इफ़ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग्स।
यदि मैं भगवान होता तो सभी परेशानियों का अंत कर देता। करेक्ट ऑप्शन इज बी। यदि पहले पार्ट में, माय डियर इस रूल को समझो, है बेसिक रूल लेकिन क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड देखिए। यदि मैं भगवान होता पहले पार्ट में वर हो तो दूसरे में उड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बी इज़ द राइट आंसर। 14 नंबर, आई विश दैट यू बी राइट। विश्ड, विश में विश, पहली चीज़ तो समझो विश मतलब होता है इच्छा व्यक्त करना, इसे विश्ड नहीं करोगे। 14 नंबर पर नोटिस करेंगे। और यहाँ पर हम जब पहले पार्ट में विश लगा देते हैं तो दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट कुछ भी हो वर्क का यूज करते हैं। आई विश दैट यू वर राइट, काश तुम सही होते। करेक्ट ऑप्शन इज बी। 14 बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग 15 की ओर चलते हैं। कह रहा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, इसमें कह रहा है कि फ्रॉम द आंसर्स गिवन बिलो इन ईच क्वेश्चन। तो ये जो पैसेज है माय डियर ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ईवास, आपके ईवास में सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम में, अनपेड में भी और पेड में दोनों में। उधर से आप पैसेज पढ़ लेंगे। मैं पैसेज का आंसर आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, पैसेज की ओर मेरा कोई ध्यान नहीं होगा, ठीक है। पैसेज में स्किप करता हूँ टाइम की वजह से, और कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कर चुके थे और मैं आपको यहाँ पर 11 के बाद में हम लोग 14 तक कर चुके थे और पैसेज में 15 नंबर से देखना है। तो ये है 15 नंबर पैसेज, आपका एकदम लास्ट में होगा, एकदम लास्ट में। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ द गुड बुक। तो यहाँ पर फटाफट मैं आंसर बता देता हूँ ताकि आप जब सेल्फ करो तो पैसेज को देख लोगे। 15 नंबर में इसका सही आंसर क्या है? 15 नंबर में, चलो आंसर की भी सेंड कर दूंगा, छोड़ो पैसेज को, छोड़ो फटाफट छोड़ो, नहीं तो कहोगे गुरुजी पैसेज नहीं पढ़ाए आंसर बता रहे हैं, है ना। कई भैया हमारे नाराज़ होने लगेंगे, तो हम आपकी नाराज़गी नहीं झेल सकते हैं। पैसेज कितने नंबर तक है इतना देख लो, बस 19 नंबर तक छोड़ो। मैं आपको इसका आंसर भी सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और टेलीग्राम में अनपेड और पेड दोनों ग्रुप में ईवास ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम जिन लोगों ने ज्वाइन ना किया हो, EWAS ईवास, नाम भूलना मना है, ठीक है। हाँ, जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक ईवास याद रखो और कुछ नहीं। 20 to 24, चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। ये आया हुआ है सिनोनिम। आइए देखें, मॉडरेट, वैसे तो मॉडरेट को कहते हैं संयमी, लेकिन इसका मतलब होता है ना ज़्यादा ना कम। नॉट एक्सट्रीम, कंप्रोमाइजिंग, आइडियलिस्टिक, सुपरफिशियल। 20 नंबर में सभी साथी रिप्लाई करेंगे। द करेक्ट आंसर इज ए। जब बहुत अति नहीं होती, एक्सट्रीम मतलब चरम, तो जब चरम ना हो तो मॉडरेट होता है, थम के बरस, यानी कि मॉडरेट रेन। इम्प्रॉपेरिटी, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड कैओस, एक्शन दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, अनलॉफुल एक्टिविटीज, एक्शंस दैट आर मॉरली रॉन्ग। 21 में सही जवाब आपको देना है। द करेक्ट आंसर इज डी। ऐसे कार्य जो नैतिक तौर से गलत होते हैं उन्हें कहते हैं इम्प्रॉपरिटी। नेक्स्ट, बेचारे, ये मेरी मास्टर की में भी आया हुआ है, याद करके बताओ आया है कि नहीं, है ना। मास्टर की चाहे पेपर जैसा आए बाहर नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो लेके आएगी। इमेजिनरी, अब देखो ओरिजिनल पेपर है, मास्टर की को आप देख लीजिएगा, LLP देख लीजिएगा और ख़ुद बताइएगा कि मिल रहा है कि नहीं। इमेजिनरी, नॉट एग्जिस्टेंट, एक्सट्रीमली एम्पैथेटिक, वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। वेरी गुड, डी इज़ द राइट आंसर। Assiduous, an excess indifferent to one's sufferings, working hard and taking great care, too much worried about one's health. Question number 23, my dear. Assiduous means होता है मेहनती। Correct option C, working hard and taking great care. Great care. Next, ignominy, ध्यान रखिएगा 24 में इग्नोमिनी, इसका मीनिंग देखना है। ऑप्शंस, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक शेम, डिसअपॉइंटमेंट। माय डियर 24 में बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करिए। शाबाश, वेल डन माय हीरोज एंड हीरोइंस। सभी वीर और वीरांगनाओं को नमन है जो इसका सही आंसर दे रहे हैं।
इसका मतलब होता है शर्मिंदगी। करेक्ट आंसर इज सी, पब्लिक शेम। नेक्स्ट, द करेक्ट स्पेलिंग, आप खुद देखेंगे कि स्पेलिंग का रोल कितना अधिक है टीजीटी में। 6 क्वेश्चन स्पेलिंग से आया हुआ है। द करेक्ट स्पेलिंग इज परसिवेरेंस, PER। मैं नहीं बताऊंगा, पहले आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप खुद करिए, पता तो चले, नहीं तो कहोगे हम गुरुजी यही वाला सोचे थे। यस, PERSEVERANCE, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, सतत प्रयास। क्वेश्चन नंबर 26, और बताओ कि मैंने क्वेश्चन कराया है कि नहीं, खुद बताइए। और इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए ही छोड़ा था ताकि याद हो जाए। हेमरेज, जल्दी से जवाब दो। HAEMORRHAGE, 26 करेक्ट आंसर इज सी। और आज मैं आपको लर्न करवा के रहूँगा। हेमरेज तो जानते ही हो, स्पेलिंग सीखो, HAEMORRHAGE, हेमरेज, हेमरेज बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज, सुने हो ना। नेक्स्ट, द करेक्ट स्पेलिंग इज अकोमोडेट, स्पेलिंग खुद मिलान करो, ACCOMMODAT, क्या डबल एम होगा या सिंगल एम होगा। 27, द करेक्ट आंसर इज ए, अकोमोडेट मीन्स आवास, थोड़ा कंफ्यूज हो लो। 29, द करेक्ट 28, एफ्लोरेंस की सही स्पेलिंग खोजिए। आपके पास है 5 सेकेंड्स, सभी साथी रिप्लाई करें माय डियर। और देखो कैसी कैसी स्पेलिंग आती है ना, डबल एफ और सिंगल एफ में भी कई गच्चा खा जाते हैं। बहुत अच्छे, EFFLORESCENC, मीनिंग बताइए आप लोग, सभी लोग मीनिंग बताइए कि इसका मीनिंग क्या होता है, एफ्लोरेंस। नेक्स्ट, सभी लोग कमेंट करके बताएं। द करेक्ट स्पेलिंग इज रेमनिसेंट, REMINESCENT, क्या ए सही है, BCD। 29 में अभी मैंने किसी को भी क्लियर नहीं किया कि करेक्ट आंसर क्या है, REMINISCENT, बहुत अच्छे, शाबाश, वेल डन। यदि आपने डी जवाब दिया है तो मैं आपसे कहता हूं कि खुद ही के लिए थम्स अप कर दो, एक बार कुछ फूल पत्ती भेज दो खुद ही के लिए, क्योंकि 29 क्वेश्चन आपका सही होना मामूली बात नहीं है। रेमनिसेंट, स्मृति। क्वेश्चन नंबर 30 to 32, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेज। हार्डली रीच्ड हर होम व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। हैज शी, हैड शी, डिड शी हैड। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा पढ़ा लिखा बंदा कंफ्यूज कहाँ होता है। गुरु का काम यही है, आपका गाइड और मेंटर ऐसा हो कि जो आपको बताए कि आप गलती कहाँ करते हो। देखो माय डियर, हर पढ़ने वाला विद्यार्थी ये जानता है कि हार्डली के साथ इन्वर्जन होता है। माय डियर, ऐसा कहने का आशय ये है कि हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो तुरंत कहेगा कि ना तो गुरुजी ए होगा और ना होगा डी। अब कन्फ्यूजन होगा कि बी लगाएं या सी लगाएं, यानी कि डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट लिखें या हैड सी लिखें। बड़ा विवाद है, पिछले 10-11 वर्षों से पढ़ाते पढ़ाते इतने बार ये क्वेश्चन आया, मैंने तो इतना तक देखा है कि कई बुक्स के पब्लिकेशन में भी गलत आंसर दिया रहता है, इवन एसएससी के शॉर्ट पेपर में भी कई बार गलत ये आंसर पाया गया। समझिए आज इसका पूरा खेल क्या है। जानने के लिए देखते रहिए इवास, ओनली इन इवास। हार्डली के बाद इन्वर्जन होगा, ठीक है, बहुत सीधी सीधी बात समझो। यदि एक पार्ट होता है तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लगाना चाहिए। गौर से सुनना, ये रूल दोबारा नहीं मिलेगा। यदि 2 पार्ट हों और एक पार्ट व्हेन से, तो ऑब्वियस है कि हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं, और इस व्हेन का मीनिंग क्या होता है, बिफोर। अब ध्यान से सुनना, कंसेप्ट की ओर ले चल रहा हूँ माय डियर, आज सीख लो, ज़िंदगी में ऐसा सीखो कि दूसरे को सिखा सको। तो हार्डली के साथ में जब व्हेन आ गया जिसका मतलब होता है बिफोर, ठीक है, गौर से समझना। अब जब बिफोर यानी व्हेन और बिफोर वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट हो तो यहाँ पास्ट परफेक्ट ही सही होगा। इसका रीज़न सुनिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आता है और बाद में पास्ट इंडेफिनिट,
और यहाँ तो आ गया व्हेन या बिफोर, तो जब ये इंडेफिनिट है तो दूसरा पार्ट पास्ट परफेक्ट ही होगा। अब तो कन्फ्यूजन नहीं है ना, कभी नहीं कन्फ्यूज होना डिड वाले में। नेक्स्ट, द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब हाउ आई हैड दैट हाउ वुड हाउ हैड। पहले हम गलती को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाता हूँ। आज तो पेपर का एनालिसिस करूँगा, कुछ फटाफट नहीं करूँगा जी, टाइम कुछ भी लग जाए इंतज़ार करना पड़ेगा। देखो माय डियर, कभी भी बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो खट से गलत कर दो, यानी कि डी गलत है और हाउ वुड ये सी गलत है। अब ए और बी के बीच चुनाव करना है, तो देखो दैट और हाउ ये डबल कंजंक्शन हो गए तो यह भी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज ए, मुस्कुरा के कहो अच्छा लगता है। द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब, करेक्ट आंसर इज ए। मज़ा आ रहा है कि नहीं। आई विश आई अ किंग वर वॉज एम शैल बी, तो सब जानते हैं कि आई विश के बाद में हमेशा वर लगाते हैं। एक ही क्वेश्चन आज भी आया था आपके पेपर में और ये दोबारा आ गया, आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता तो क्या करता। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33। इमेजनरी बातें नहीं करना, रियल में आ जाओ। वो अल्टरनेटिव ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो मैं क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूँ माय डियर, अपने आप में बड़ा स्ट्रेंज है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इससे पहले कभी नहीं आया। और देखिए अप्लाइड ग्रामर का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के 4 रूल बताए हैं और कह रहा है कि इनमें से कौन सा रूल फाइंड द करेक्ट वन सही है। गौर से देखिएगा। आर सजेस्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, फाइंड out the correct one. Don't go near the water, children, she said. She suggested that. She asked the children. She urged the children. She warned the children. अगर हम बच्चों को ये कहें कि बच्चों पानी के नज़दीक मत जाना, तो बताओ कि हम क्या कर रहे हैं, भाव हमारा क्या है। आप कहोगे गुरुजी हम वार्निंग दे रहे हैं, तो भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करो। शी वार्नड द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द वाटर, डी इज द राइट आंसर। ही सेड प्लीज प्लीज गिव मी अनदर चांस। ही सेड पोलाइटली, ही बेग्ड, ही रिक्वेस्टेड। तो देखो यहाँ पर कंडीशनल यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है, तो आप सब ने पढ़ रखा है कि प्लीज़ आए तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ कंजंक्शन इफ़ लगा है जो कि बिल्कुल गलत है, यानी कि सी और डी दोनों गलत हो गए। तो बैग मतलब भी तो प्रार्थना करना होता है। करेक्ट ऑप्शन 34 में बनेगा बी, ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस। पक्की बात याद रखना कि ये टू कंजंक्शन का कार्य करेगा इम्परेटिव में। 35 में आते हैं। द मीनिंग ऑफ द ईडियम अ ब्रोकन रीड इज, इस ईडियम का मीनिंग बताना है माय डियर। फ्यूटाइल एफर्ट, रेयर, अनरिलायबल, अ सडन ग्रेट शॉक। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ जल्दी जल्दी तेज़ी से। कुछ लोग थक जाते हैं, अरे थकना तो मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं थकना, एकदम नहीं थकना है जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, लगा दो जान पूरी। 35 में, और ये सही ऑप्शन की ओर कई साथी जा रहे हैं। करेक्ट आंसर इज सी, अनरिलायबल, अविश्वसनीय। अब ब्रोकन रीड का मतलब है अविश्वसनीय, अनरिलायबल। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज इज, है क्वेश्चन एकदम डिफरेंट कि नहीं। कह रहा है कि गूज यानी कि राजहंस का मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। चिंटू भैया पेपर में गया, उसको इसका आंसर पता नहीं है और उसे सही कैसे करना है सीखो, आज तुरंत सीखिए गौर से। ड्रोन नर मधुमक्खी, ड्रेक नर बतख, नन ऑफ दीज मतलब नहीं है,
तो करेक्ट आंसर सी लगा दो, जो होगा हुई है वही जो राम ऋषि रखा, और यही आंसर सही है। गेंडर इज़ द राइट आंसर। माय डियर, परीक्षा भवन में जब जाना तो कभी ये मत सोचा करो कि मुझे ये नहीं आता, हाय दैया क्या करूँगी। ये सोचा करो कि आज जो है 100% अपना देंगे, और ये एलिमिनेशन मेथड लगा कर भी क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं कि जब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही होगा। जबकि आपको ये पता नहीं था कि सी होगा, लेकिन ना तो सी का कई लोगों को अर्थ भी पता है ना। तो ऐसे भी करना है। अच्छी लगी हो बात तो थम्स अप करो। एकदम नए टाइप का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल या अप्लाइड ग्रामर। कह रहा है नरेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 रूल दिए हैं, एक गलत है। आइए बड़े ध्यान से दिल दिमाग से समझें, है ना। कमेंट आप लोग जब चैट में रहते हो तो थोड़ा सा बीच बीच में आप फूल पत्ती और ये दिल भेजते रहा करो, इससे मन खुश हो जाता है देखने वालों का भी और हमारा भी। इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अ सिंपल सेंटेंस बिकम्स अ सिंपल पास्ट। मुझे तो भैया ये सही लग रहा है, क्योंकि ऊपर पूछा है नॉट करेक्ट, तो पहला तो नहीं होगा। द शैल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू शुड, ये भी सही लग रहा है। द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू शैल और एंड शुड, ये गलत हो गया। बताओ भैया, जो विल होता है वो उड में बदलता है ना। और कह रहा है द प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी, प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। तो भाई 37 में थोड़ा सा कॉमन सेंस जिसमें है वह स्टूडेंट, वह एस्पायरेंट तुरंत सही आंसर लगाएगा कि सी आंसर सही नहीं है। अब इसी को भाई लोग डिफ़िकल्ट कह देते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत डिफ़िकल्ट है। अंडरस्टैंडिंग तो थोड़ा होना चाहिए। आइए देखें, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कह रहा नीचे दी गई वर्ब से कौन सा नाउन का सही फॉर्मेशन नहीं है। एब्डिकेट से बना एब्डिकेशन, एब्डिकेट मतलब त्यागना, तो त्यागने का कार्य ये नाउन है, ठीक है। एब्डिकेट से बना एब्डक्शन, ये गलत है। एडॉप्ट से एडॉप्शन, अफेक्ट से अफेक्टेशन। माय डियर, एबडक्ट से एबडक्शन बनाया अपहरण, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। 38 में जिन साथियों ने बी फॉर बॉम्बे जवाब दिया, प्रेजवर्दी। क्वेश्चन मज़ा आ रही हो तो एक बार थम्स अप करते चलो, बीच बीच में सिंबल के साथ आंसर भेजा करें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग। लो जी आ गया स्पेलिंग, बताओ। रेंडू, ये फॉरेन वर्ड है 39 का, और RENDEZVOUS, बहुत सही। यहाँ पर सही आंसर है ए। इसका मीनिंग डिक्शनरी से खोजकर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, है ना। बस ये मैंने बता दिया कि फॉरेन वर्ड है, हो सकता है डिक्शनरी में बाउंस कर जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद, 40 नंबर पे देखो, विद रेफरेंस टू नरेशन, और आ गया उसी तरीके का क्वेश्चन। कह रहा कौन सा रूल सही नहीं है। When the reporting verb in the principal verb in the past tense, all present tense of the direct are changed into the corresponding past tense। मुझे तो ये रूल सही लग रहा है। If the reporting verb is in the present tense, the tense of direct speech do not change। यह भी रूल सही लग रहा है। बड़े गौर से देखना, यह रूल भी। भैया ऊपर चलो, थोड़ा सा डिस्टर्ब ना कर देना। चलो आओ। द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी। जो डायरेक्ट स्पीच के प्रोनाउन होते हैं वो बदल जाते हैं, ये भी रूल सही लग रहा है। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज। लो जी, डी इज़ द राइट आंसर। कह रहा नेवर चेंज, जबकि सभी भैया बहनों को पता है कि द वर्ड्स ऑफ शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन शुड बी चेंज इनटू द वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस। समय की स्थिति तथा निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल देते हैं, और यहाँ पर हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्यों जी, कैसा लग रहा है बोलो। क्वेश्चन नंबर 41, 40 में आपने डी आंसर किया है और 41 की ओर आप बढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। लो जी, कैसा कैसा ग्रामर का क्वेश्चन है। कह रहा है इंग्लिश ग्रामर का कौन सा रूल करेक्ट नहीं है। ये नॉट पर ध्यान दिया करो, नॉट करेक्ट। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ बड़े प्यार और सम्मान के साथ आपके लिए।
केस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स। सही तो लग रहा है, बोलो। अरे 41 में जो कह रहा है वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो, नॉर्मेटिव नॉमिनेटिव केस हैज़ नो रिलेशनशिप विद फाइनाइट वर्ब। ये नॉर्मेटिव जो लिखा है ये नॉमिनेटिव होना चाहिए। नॉमिनेटिव केस हैज़ नो रिलेशनशिप विद अ फाइनाइट वर्ब। पजेसिव केस डिनोट्स ओनरशिप और पजेशन, सही है सी। ऑब्जेक्टिव केस डिनोट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ये डी वाला भी सही है। तो देखो, हम अगर 41 की बात करें और इस पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ही ऐसा है जो गलत है, बी फॉर बॉम्बे। क्या कह रहा है ये? कह रहा है नॉर्मेटिव जो कि नॉमिनेटिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है भैया, तो नॉमिनेटिव केस जो होता है यानी कर्ता कारक, हैज़ नो रिलेशनशिप विद फाइनाइट वर्ब। कह रहा है उसका संबंध फाइनाइट वर्ब से नहीं होता है। तो माय डियर, आप समझो पहले कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। जैसे मैं लिखता हूँ आई गो टू कानपुर, ठीक है, इसमें गो फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, मैं ऐसे कहूँ कि आई वेंट टू कानपुर, वेंट फाइनाइट वर्ब है। फिर मैं ऐसे कह दूँ कि ही हैज गॉन टू आगरा टू सी द ताजमहल, तो टू सी इनफाइनाइट वर्ब। सीधी सी बात समझो भैया, फाइनाइट वर्ब वह होती है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आती है और नॉन फाइनाइट वर्ब वह होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 हैं, कौन कौन? पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनेटिव। कभी वक्त मिलेगा तो डिटेल में बताऊंगा। आइए, तो क्लियर हो गया, यहाँ पर हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यही गलत है। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आप कहोगे गुरुजी बड़ा लेंदी पेपर है तो है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स इंक्लूड द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर जानते हो 1 2 3, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। आज तक आपने नहीं ये सुना होगा कि आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन समझ लो न्यूमेरिकल क्या है? संख्या, तो ये भी तो संख्या है, मतलब आते हैं। पार्टिटिव एडजेक्टिव्स डिनोट अ पार्ट ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट। आज तक आपने ये रूल नहीं पढ़ा, लेकिन पार्ट से बना क्या? पार्टिटेटिव, तो ये भी सही है। अरे नहीं पढ़े तो सही है। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स डिनोट क्वालिटी, काइंड और कंडीशन। ये आपने जरूर पढ़ा है कि भैया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव गुरुजी ने बताया था कि भीम की तरह होता है। ये एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिटी बताता है, काइंड बताता है, कंडीशन बताता है। तो ये तो एकदम सही हो गया। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। ये जो डी नंबर पे कह रहा है, इसको समझाने के लिए हम हाजिर हैं, चिंता मत करो, समझ में आएगा। कह रहा माय डियर प्रॉपर एडजेक्टिव्स, तो आपने पढ़ा है कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई एम एन इंडियन टीचर, ठीक है ना, तो इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव्स। रूल क्या कह रहा है? कह रहा है प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। ये कह रहा है कि प्रॉपर एडजेक्टिव अवर्णात्मक होते हैं, ये गलत है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वह होता है जो वर्णन बताए, कुछ जानकारी दे। मैंने कहा कि चानू इज एन इंडियन प्लेयर, तो चानू के विषय में हमने इंडियन के माध्यम से कुछ डिस्क्रिप्शन दिया ना, तो वो तो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। इस माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि आपका डी रूल गलत है। 42, दमदार अगर एक्सप्लेनेशन हो, एनालिसिस हो, तो भैया मेरे थम्स अप करते चलो। सब कुछ छोड़कर आपके लिए लगा हुआ हूँ, और यदि ये फ्री का फूल पत्ती भी नहीं भेजोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगी। 42, और सब साथियों को बुला करके लाया करो, है ना, कि भैया 200 के पार होना चाहिए। गुरुजी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी खुशी देनी है। 43, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द अंडरलाइंड वर्ड इज वर्बल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन मस्त वाला है एकदम, जिसे कहते हो मस्त क्वेश्चन है ना। तो आइए चलें। इन द एक्सप्रेशन कह रहा टीचिंग इज अ साइंस में टीचिंग क्या है? सीधा सीधा, क्या ये वर्बल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कंक्रीट नाउन है या नन ऑफ एबव है?
तो 43 में माय डियर, अब ये ट्रेडिशनल ग्रामर तो है नहीं, आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है। अब देखो थोड़े कॉमन सेंस यहाँ यूज करो। कॉमन सेंस इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप जो जानते हो उसके माध्यम से आंसर कैसे निकाला जाता है। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लगा देते हो टीचिंग को, तो यहाँ जो अदर ऑप्शन है इनके विषय में आप क्या जानते हो? वर्बल नाउन, कंक्रीट नाउन नहीं जानते ना। तो ये पक्की बात हो गई कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो अदर ऑप्शन में होता कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, तब तो बात सही थी। यहाँ तो कुछ दूसरा ही मामला है। आप कहोगे गुरुजी क्या, समझो। माय डियर, कंक्रीट नाउन वह होता है जिसको हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, गले से लगा सकते हैं। आपकी कोई वस्तु है, आपको बहुत प्यारी है, तो आप उसको उठा करके उसको चूम सकते हो, टच कर सकते हो, चखने लायक है तो टेस्ट कर सकते हो, वो कंक्रीट नाउन होता है, राइट। आप कहोगे वर्बल नाउन क्या होता है? अब ध्यान से सुनना, एकदम दोनों कान खोल लो। वर्बल नाउन वो होता है माय डियर जो वर्ब से बनता है। आप सब जानते हो, टीच मतलब पढ़ाना, टीच में आईएनजी लगाया तो ये बन गया टीचिंग। टीचिंग क्या है? नाउन है, वर्ब से बना है, इसलिए ये वर्बल नाउन है। समझ में आया? ए इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, गुरुजी ने एक्सप्लेन किया। जिन लोगों को समझ में आया करें वो सिंबल बनाया करें, और नहीं समझ में आए तो रोने धोने वाला बना दो, कोई बात थोड़ी है। 44, क्योंकि देखो कुछ लोगों को बुराई ही नज़र आएगी चाहे हम जान निकाल के रख दें। हाँ, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी। समझाता हूँ, पहले इनको बाद में पढ़ूंगा, पहले सुन लो। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। आज प्राइमरी ऑक्सिलरी के विषय में कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसे समझना है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज मे बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली एज प्रिंसिपल वर्ब्स इन सम केसेज। इसमें 44 में माय डियर यही समझाने के लिए तो मैं आया हूँ। कह रहा है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, यानी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इन सम केसेज, कुछ मामलों में। आप कहोगे गुरुजी एग्जाम्पल बताइए तभी छोड़ के जाने देंगे। सुनो, है ना, मैं ज़रूर समझाऊंगा। देखो माय डियर, अगर मैं कह दूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, तो एम टीचिंग प्राइमरी ऑक्सिलरी है, लेकिन ये रूल कह रहा है कि जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी कि एम है, इसे स्वतंत्र रूप से भी यूज कर सकते हो। तो मैं कह दूं आई एम आ टीचर, ये हो गई। अब ये लिंकिंग वर्ब जो है ना, ये स्वतंत्र ही होती है, यानी कि आई एम अ टीचिंग, तो अब ये प्राइमरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन मेन वर्ब नहीं है, तो ये प्रिंसिपल वर्ब का काम करने लगी, इसलिए इस रूप में भी यूज हो सकती है। कहने का मतलब माय डियर कि जो हेल्पिंग वर्ब सारी होती है ना, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, ठीक है। मे बी यूज इंडिपेंडेंटली, इसे स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है एज आ प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि प्रधान रूप से, प्रधान वर्ब के रूप में। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम भैया इज एम आर वाज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से भी मैं कह दूं देयर वाज अ किंग, या मैं कह दूं आई वाज रिच, तो यहाँ पर ये स्वतंत्र रूप से भी आते हैं, यानी कि ए हमारा पॉइंट सही है। और क्वेश्चन नहीं सही है, क्वेश्चन का आंसर तो कह रहा है नॉट करेक्ट। हाँ जी, आज तो एकदम बिल्कुल पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। चलो, प्राइमरी ऑक्सिलरी में चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड जेंडर। कह रहा है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो पर्सन, वचन और लिंग, पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। नंबर एक वचन है कि बहुवचन, तो वाज वर चेंज हो जाएंगे ना। अगर आप जैसे इज लिखते हो ही के साथ दे लिखोगे तो आर लिखना पड़ेगा, यानी कि दूसरा रूल भी एकदम सही है। ये यही समझा रहा है, कह रहा है प्राइमरी ऑक्सिलरीज में चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड जेंडर। सही है। थर्ड की ओर चलो भैया, 44 में कह रहा है प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी यूज्ड एज इन्फिनेटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इफ टू प्रीसीड्स देम। कह रहा है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग, थोड़ा ध्यान से, में इन्फिनेटिव के रूप में हो सकता है ऑफ द वर्ब इफ टू प्रीसीड्स देम, यदि उनके पहले टू आ जाए।
कहने का मतलब कि हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को इन्फिनेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे ये रूल गुरुजी बिल्कुल नहीं पता है, चलो थोड़ी देर के लिए मैं कह देता हूँ, इसको छोड़ दो। चौथा पढ़ो, द सोल पर्पज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी इज टू डेमोन्स्ट्रेट द सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन। कह रहा है कि सुपर सेगमेंटल फीचर एक्सप्रेशन, कोई बात कहने की को बढ़ावा देना, उसको अति करके दिखाना, यही एक उद्देश्य होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब का। तो ये तो भैया महा गलत है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आपका सही आंसर डी हो गया। लेकिन सी को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कह रहा है प्राइमरी ऑक्सिलरी में भी यूज्ड एज इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के रूप में भी इसका यूज हो सकता है ऑफ द वर्ब इफ़ टू प्रेसीड्स देम, यदि इनके पहले टू आ जाए। यानी कि यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि कहीं ऐसा लिखा हो टू हैव, ठीक है, तो आप इसको गलत नहीं कर सकते हो, ये अपने आप में सही है, जबकि हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट, टू हैव इज टू गेट, कई तरीके से सेंटेंस बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। क्या कह रहा है क्वेश्चन, घुस जाओ भैया इसमें, थोड़ा अंदर जाओ, लंबा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट, अच्छा पर्सनल प्रोनाउन। पहले तो माय डियर आप ये समझो कि आपका पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है आई वी, सेकंड पर्सन जो सुनता है यू, थर्ड पर्सन इसके बारे में बात की जाए ही शी इट और दे। तो देखो कह रहा कि इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन क्या है। आपने कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। तो पहला कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो और पर्सनल प्रोनाउन, तो देखो ये वाला पर्सनल तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं, तो ये गलत हो गया। ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, और ये वन अनदर, ये तो आपका पर्सनल भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब सी और डी में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 45 में जो माई सेल्फ है ये केवल रिफ्लेक्सिव है, इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव होगा डी। आप कहोगे गुरुजी समझ में नहीं आया, तो हम अभी जिंदा हैं। सुनो माय डियर, ये कभी मैंने आपको पढ़ाया है नहीं, तो कहीं भी आपने पढ़ा होगा कि जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो हम टू का यूज करते हैं। जैसे ही रोट, बहुत गौर से समझना, ही रोट टू मी, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये टू लग गया। अगर मैं ये कहता कि उसने पत्र लिखा तो मैं लिखता, अब मैंने पत्र लिखा तो आई रोट अ लेटर, जबकि मैं बोल रहा हूँ उसने मुझको लिखा तो ही रोट टू मी। यानी कि इनडायरेक्ट की पहचान होती है टू। पॉइंट गया दिमाग में, ये टू हो गया। और जो रिफ्लेक्सिव कह रहा है, पर्सनल प्रोनाउन से ही रिफ्लेक्सिव बनता है, जैसे आई से माई सेल्फ, तो ये हो गया माई सेल्फ, और ये आंसर बना डी। है जान की नहीं बताओ, जान लगानी पड़ती है तब ये जाके सही होता है। 46, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। 46 आया हूँ तो सिखा के जाऊँगा, है ना। आओ 46, बस आप साथ छोड़ के नहीं जाएंगे, वादा करो और वचन दो कि गुरुजी जब तक आप आज क्लास लेंगे तब तक हम आपके साथ रहेंगे। अरे चिंता मत करो, लिटरेचर आएगा तो दौड़ोगे, अभी बस लैंग्वेज इसका हार्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वी रेयरली सी अ लाइन, वी हार्डली सी अ लाइन, ही प्लेड गुड, ही लिव्ड माइजरली। तो जब कभी माय डियर ये पूछे कि कौन सा करेक्ट है, तो आप ये बोला करो मन के अंदर कि कौन सा इनकरेक्ट है, पहले उनको अलग कर दो। तो कह रहा है ही लिव्ड माइजरली, ये माइजरली एकदम गलत होता है, क्योंकि माइजरली एडजेक्टिव है, माइजर नाउन होता है और माइजरली एडजेक्टिव है। ये सही होगा ही लिव्ड इन अ माइजरली वे। तो डी चला गया, डी गया। चलो ही प्लेड गुड, यह भी गलत है, क्योंकि प्लेड वर्ब है तो गुड एडजेक्टिव है, यहाँ पर गुड के स्थान पर वेल होना चाहिए था, ये भी गया। वी रेयरली सी अ लाइन, रेयरली मीन्स विरले होता है। वी स्कैर्सली सी अ लाइन, स्कार्सली मीन्स होता है मुश्किल से। तो अब मैं अगर आपसे कह दूं कि ए आंसर सही हो जाएगा तो आप मुझसे नाराज़ हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने बी को क्यों नहीं होगा ये क्यों नहीं बताया। तो सुनिए कान खोल करके, आज आप सीख रहे हैं मेरे साथ।
स्कार्सली और हार्डली प्रायः इन्वर्जन करता है और इसे प्रारंभ में लिखा जाता है, इसलिए यह सही होगा। स्कार्सली डू वी सी अ लाइन, इसलिए हमारा स्कार्सली वाला भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज ए। बोलो समझ में आया? हाँ जी, एकदम समझ में आया होगा, मुझे पक्का पता है। आपके सिंबल्स बता रहे हैं कि हाँ जी, और मेरी मेहनत को सल्यूट करो ना कि मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? राइट इन इंक, ही थ्रू द स्टिक इनटू द रिवर, ही वेंट नियर द स्टेशन, ही वॉज अ फेवरेट विद हिज फ्रेंड्स। बड़ा गौर से देखो माय डियर, ही कह रहा कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, गलत खोजना है। तो देखो कह रहा है राइट इन इंक, इंक के पहले इन आता है, ये सही है। ही थ्रू द स्टिक इनटू द रिवर, उसने नदी में छड़ी फेंक दी, फेंका तो गति हुई, इनटू यह भी सही है। ही वेंट नियर द स्टेशन, वह स्टेशन के पास गया, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो। ही वॉज अ फेवरेट विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के बीच पसंदीदा था, यह भी सही है, यानी करेक्ट आंसर सी होगा। देखो जनरल रूल जानते हो कि जहाँ जाते हैं उसके पहले वेंट लगाते हो, और यहाँ पर नियर लगा है, इस बेस पर ये एकदम गलत है। ही वेंट टू द स्टेशन, याद रखिएगा, है ना, यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, कौन सा पेयर गलत है? सिंपल प्रेपोजिशन अल्टर टू चेंज, कंपाउंड प्रेपोजिशन ऑफ, डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन ए एंड ओ, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन इन ल्यू ऑफ। तो मुझे लग रहा है कि आप सही आंसर की ओर पहुंच चुके होंगे। एक्सप्लेन आपको नहीं करना है, एक्सप्लेन आपको नहीं करना है, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन हम करेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कमीशन ने इसका आंसर दिया है एफ़। एफ़ का मतलब होता है कि ये फॉल्स माना है। इसे क्यों फॉल्स माना है जानने के लिए देखते रहे। चलिए इस बात को आगे बढ़ाया जाए। और बहुत अच्छी बात है कि आप चारों ऑप्शंस अच्छे से देख चुके हैं। यह क्वेश्चन कमीशन ने फॉल्स कर दिया था, क्यों? इसको ध्यान से देखिए, इसमें दो आंसर सही हैं। एक्चुअल में जो लिखा है सिंपल प्रेपोजिशन, तो यहाँ पर कंपाउंड प्रेपोजिशन, तो सिंपल वाला तो ठीक है। यहाँ कर मिसमैच्ड, तो आपका बी भी मिसमैच्ड है और डी भी। कैसे? कंपाउंड जो प्रेपोजिशन होता है वो ऑफ नहीं है, ऑफ आपका सिंपल प्रेपोजिशन है। कंपाउंड प्रेपोजिशन ऐसे होगा, उसमें कम से कम दो शब्द आएंगे, जैसे इन लीव ऑफ, ये आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन है। और आपका ये जो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है, ये क्या होता है, इसमें या तो ईडी आता है जैसे गिवन, या आईएनजी आता है जैसे बेरिंग, है ना, नॉट विद स्टैंडिंग, ड्यूरिंग, कंसीडरिंग, ऐसे करके आएगा, तो वो आपका पार्टिसिपल प्रेपोजिशन होगा। तो इस बेस पर इसका कमीशन ने आंसर क्या दिया? एफ फॉर फॉल्स। इस क्वेश्चन को डेड कर दिया। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है? 49 में आप लोग रिप्लाई करें, सभी साथी तेज़ी से रिप्लाई करें। येस, योर सिंसियरली इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट? एवरी वन शुड प्रे गॉड, यहाँ पर ये गलत है, ये करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रे के बाद टू लगाते हैं, प्रे टू गॉड। ही रोट टू मी, ये सेंटेंस एकदम सही है। ही रोट मी, यह रॉन्ग है, ही सजेस्टेड टू मी होगा, यानी कि यहाँ 50 में बी इज़ द राइट आंसर। जब भी कोई लिविंग आए, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, सजीव कर्म आए, तो उसके पहले हम टू ऐड करते हैं, ये दिमाग में सेट कर लो। अब 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक बार आप लोग फूल पत्ती भेज करके तरोताज़ा करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाहे जो भी हो, टाइम लगने दो, आज इस पेपर को पूरा करना है। आइए देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? हैमलेट 1601, ट्वेल्थ नाइट 1601, सिम्बेलाइन 1608, द टेम्पेस्ट 1611। तो देखो कुछ तो सही दिख रहे होंगे आपको, जो सही हैं उन्हें एलिमिनेट कर दो। और 51 का करेक्ट आंसर हमारे कई साथी दे रहे हैं, सिम्बेलाइन इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 1608। ये आपका मिसमैच्ड है,
यानी कि गलत है। नेक्स्ट करेक्ट आंसर इज सी। 51 सी। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? हेनरी सिक्स्थ, हेनरी एट्थ, हेनरी फोर्थ, हेनरी सेवेंथ। तो बताइए 52 में करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, डी इज द राइट आंसर। 7 नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन के संबंध में कौन सी बात गलत है? In 1671, Milton issued his last volume of poetry, which contained Paradise Regained and Samson Against Age. Next, Paradise Regained is briefer and poorer than Paradise Lost. Samson Against Age in form has no unity of time, place, and action. Lycidas has the color and music of the best Spenserian verse. 53 में आपको जवाब देना है और यहाँ पर सही आंसर क्या है? सी इज़ द राइट आंसर। सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। नो लिखा हुआ है, जबकि इसमें इन चीज़ों को फॉलो किया गया है सैमसन एगोनिस्ट में। 54 इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रेपोजिशन? केयरफुल ऑफ ड्रेस। यहाँ पर 54 में आपको जवाब देना है और आप सभी को पता है कि केयरफुल ऑफ ड्रेस 54 में ऑफ नहीं लगेगा। क्या लगेगा केयरफुल के बाद यदि ड्रेस आता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रेपोजिशन? ऑफ नहीं लगेगा, यहाँ केयरफुल फॉर ड्रेस होगा, ड्रेस की खातिर। 54 नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पॉइंट देखते हैं। बी एनॉयड एट थिंग्स सही है, बिजी एट लेसन सही है, हॉरिफाइड एट साइट यह भी करेक्ट है। 55 की ओर चलेंगे। With reference to the use of punctuation mark, which of the following statement is not correct? चारों जो हैं रूल हैं, इसको ध्यान से समझना है और उसके बाद में रिप्लाई करना है। करा कि with reference to the use of punctuation, which of the following is not correct? ये ध्यान दिया करो हमेशा, not पढ़ा करो, not correct. A dash is never used to show a sudden change in thought. A dash is used to set off words in opposition or explanation. A caret is put below and aside the word or letter if some letter or word is to be inserted. A dash is used to summarize several subjects belonging to the same verb. यहाँ पर ध्यान से देखिएगा गलत कौन सा है? ए है। कह रहा है कि डैश इज नेवर यूज टू शो सडन चेंज, जबकि अगर सडन चेंज है तो डैश लगा करके हम किसी बात को लिख सकते हैं। नेक्स्ट 56 विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट? कौन सा इडियोमेटिक कंपैरिजन करेक्ट नहीं है? ट्रेंड समझिए, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। एज बिटर एज गर्ल, एज चीयरफुल एज बार्क, एज रेड एज चेरी, एज साइलेंट एज स्टार। तो याद रखिएगा, यहाँ भी यह क्वेश्चन विवादित हो गया था, तो कमीशन ने इसको फॉल्स करार दिया था, इसलिए इसका कुछ डिस्कशन मत मांगना। इसमें कमीशन ने इसको फॉल्स करार दिया है इस क्वेश्चन को, तो छोड़ दीजिए इसको, क्वेश्चन ही डेड हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस? एंटोनिम के मामले में कौन सा सही है? एक्विट कन्विक्ट, ग्रैंड ऑर्डनरी, हम्बल हॉटी, डेजोलेट परकोलेट। 57 में यहाँ पर कौन सा आंसर अपोजिट नहीं है? डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड shows decided signs of immaturity? The passionate pilgrim, the rape of Lucrece, Venus and Adonis, none of these. यहाँ पर विलियम शेक्सपियर इज written in 6 line stanza and shows decided sign of immaturity. 58 में आपको जवाब देना है Venus and Adonis is the right answer, C. Which of the following plays depicts middle class provincial life? The Merry Wives, A Midsummer Night's Dream, Antony and Cleopatra, The Winter's Tale. 59 correct option is A, The Merry Wives. Next, which of the following works is not written by John Milton?
ऑफ एजुकेशन, एरोपैगिटिका, ऑन शेक्सपियर, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड। तो देखो 60 में ऊपर के तीनों तो लिखे गए हैं, ये तो याद ही है। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैस्कर ऑफ पेडमोंट, ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, द पैशनेट पिलग्रिम। 61 में आपको जवाब देना है एंड द करेक्ट आंसर इज डी, द पैशनेट पिलग्रिम। 61, जल्दी से बताओ कि ये किसने लिखा है। नेक्स्ट 61 के बाद हम लोग चलते हैं 62 की ओर। आइए 62 की ओर चलते हैं। Which of the following statement is true about Milton's sonnet on his blindness? On his blindness is a precursor to Lycidas. On his blindness is a curtailed sonnet. Milton did not give a title to his sonnet. The title on his blindness is given by later anthologist. None of these. 62 में यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है, कहा गया है कि ट्रू सही कौन सा है, तो ये एकदम सही जवाब है। ऑन मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट। जो बाद में पुस्तक लिखने वालों थे, उन्होंने संकलनकर्ताओं ने ये नाम दिया था। एन यूनिंग वॉक इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, John Milton, John Galsworthy। 63, the correct answer is A, William Wordsworth। Next, which of the following works is not written by William Wordsworth? The Thorn, The Idiot Boy, Simon Lee, Beyond। सभी जवाब करें। देखो आपको याद होगा सिमन ली, द इडियट बॉय और थॉर्न, तो बियॉन्ड इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट, who refers William Wordsworth as an ever enduring man? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं 65 में, और यहाँ पर सही आंसर क्या है ध्यान रखिएगा, S.T. Coleridge इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, करेक्ट आंसर इज, सभी को पता है इसका जवाब, ये तो कोई गलती करने वाला प्रश्न ही नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, जॉन गाल्सवर्दी। जब कभी इजी क्वेश्चन आता है तो विद्यार्थी बड़ा खुश होता है कि ये तो सबका सही है। जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द पैट्रिशियन, मेड इन वेटिंग, इंडियन समर ऑफ द फोरसाइट। 67 में रिप्लाई करना सभी साथियों को, और यहाँ पर कुछ लोग डी में जा रहे हैं, कुछ ए में हैं। ए इज़ द राइट आंसर, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में दिया गया है। जॉन गाल्सवर्दी के जो विचार हैं ड्रामा को लेकर के, वो पाए गए हैं इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। कॉक्सन इज अ कैरेक्टर इन जस्टिस, मैकबेथ, एरिपैगिटिका, एज यू लाइक इट। 68 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्टिस इज द राइट आंसर। कॉक्सन कौन था? क्या ये सीनियर क्लर्क था? कुछ याद है स्टोरी? विल शेक्सपियर्स लेबर्स लॉस्ट was a free adaptation of the Spanish tragedy of Thomas Kyd। और बी ऑप्शन पर देखेंगे, मैनखेमी ऑफ प्लेटस, क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड बाय हॉलिंस्ट, डेकामोरन बाय बोकासियो। 69 करेक्ट आंसर इज बी, मैनखेमी ऑफ प्लेटस। नेक्स्ट, who exclaimed in the sonnet that under this carved marble of thine own sleep rare tragedian Shakespeare sleep alone? Ben Jonson, Michael, John Dryden, William Bass। 70 नंबर में आपको रिप्लाई करना है। 70 करेक्ट आंसर इज डी, विलियम बेस। Who described William Shakespeare as an upstart crow ब्यूटीफाइड विद आवर फीदर्स? यही तो बहुत बुरा कमेंट था जिससे पॉपुलर हो गए कौन? कोई अच्छा आदमी कमेंट करे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ जी, लिली ग्रीन और पील जॉर्ज पीव मान लो। किसने कमेंट किया था भैया? ये बहुत बुरा सा कमेंट था, और जिसके बाद शेक्सपियर
पॉपुलर हो गए? द करेक्ट आंसर इज बी, रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट, हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एंड गिवन बिलो, माई फादर destined me from my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight. ये रात से पहले कोई पढ़ना बंद न करे, इतना वही आदमी होगा जो आँखों से ब्लाइंड हो गया हो। क्या जवाब दे पा रहे हो? यस, अब तो कोई चूकेगा नहीं। करेक्ट आंसर इज ए। For whom did William Wordsworth speak in his famous line, "Thy soul was like a star and dwelt apart"? W. Shakespeare, John Galsworthy, Spenser, John Milton। 73। सभी साथी रिप्लाई करें। द करेक्ट आंसर इज जॉन मिल्टन। फॉर होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके लिए कहा है? जॉन मिल्टन के लिए कहा है। नेक्स्ट, Milton's Paradise Regained takes into theme from St. Catherine's Sermon, St. Luke's Gospel, the Bible, Jesus Christ Preaching। 74 में आपको तेज़ी से रिप्लाई करना है। द करेक्ट आंसर इज बी, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट की जो थीम है वो कहाँ से ली गई है? ल्यूक्स गॉस्पेल, गाथा। इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन Still sad music of humanity occur? Options: Tintern Abbey, Recluse, Immortality Ode, The Prelude। 75 में रिप्लाई करें। द करेक्ट आंसर इज टिंटर्न एबी। मैनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने है। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग अकर्स? टिंटर्न एबी, द रेक्ल्यूज, द प्रिल्यूड, इमॉर्टैलिटी ओड। 76। करेक्ट आंसर इज डी, इमॉर्टैलिटी ओड। इम्पॉर्टेंट लगाइएगा, 2-3 बार आया है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टल एलेजी, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इन मेमोरियम लेसिडस डलो एलजी? जल्दी से जवाब करें। 77। द करेक्ट आंसर इज सी, लेसिडस। Lyrical Ballad was published in the year 1798, 1791, 89, 85। 78 में आप लोग रिप्लाई करें। करेक्ट आंसर इज बी, 1798। What kind of plays did Galsworthy write? Problem plays, poetic drama, absurd drama और किचन सिंक ड्रामा? तेज़ी से रिप्लाई करिएगा 79 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय डियर। 79 ए इज़ द राइट आंसर, प्रॉब्लम प्ले। नेक्स्ट, विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस? यू हैव 20 रुपीज, ये तो सही लग रहा है। आई हैव टू 10 रुपी नोट्स, यह भी सही लग रहा है। 80 में ध्यान से देखो। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी, मैनकाइंड इज डिमेंटेड। अब यहाँ 80 नंबर में आपको देखना है कि कह रहा है कि कौन सा गलत है। तो इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस, यहाँ पर ध्यान दो, टू नेशंस थ्योरी ये गलत है। सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ये बताओ कि इसमें गलती क्या है? ठीक है, देखो 80 में कह रहा है विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इसमें गलती क्या है ये जल्दी बताओ। टू नेशंस थ्योरी, इसमें क्या गलती है आप लोग बताइए। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस, क्या हाइफन की गलती है या कुछ और एरर है? 81। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेंस 16 बुक्स, 12, 10, 14। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? यहाँ कंफ्यूज नहीं होना ज़रा भी। जब टोटल पूछे ओरिजिनली ना दिया हो तो 12 ही लगाना है। Which of the following plays of Shakespeare is not a comedy? As You Like It, Twelfth Night, Midsummer Night's Dream, Antony and Cleopatra। 82। करेक्ट आंसर इज डी। लिटरेचर बहुत टफ नहीं है, इसका देख लो खुद। लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग 18th century, late 18th century and early 19th century, early 20th century, मिड 20th सेंचुरी। कह रहा है 83 में कि कब हमारा ये जो लिरिक था पॉपुलर हो गया,
ये लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी होगा जब लिरिक बहुत पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर, ऑड, लिरिक, बैलेड, एलजी। 84 आप सभी को बताना है। और 84 में इस क्वेश्चन में हमारे विद्यार्थी कई बार कहते हैं कि गुरुजी क्या है, कहीं पर ऑड मिलता है, कहीं बैलेड मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन को कमीशन ने दे दिया एफ फॉर फॉल्स। चलो, डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज? किंग लियर, ऑथेलो, हेमलेट, ट्वेल्थ नाइट। तो डेस्डेमोना वाइफ थी ऑथेलो की। करेक्ट ऑप्शन बी। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग। एफरसेड यानी उपयुक्त कहा गया लाइन्स स्पोकन बाय मैकबेथ अकर्सन, ये लाइन कहाँ बोली गई थी? यहाँ सीधे सीधे 86 में क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाया गया है और 86 में यहाँ पूछा गया है कि एक्ट कौन सा था और सीन, तो एक्ट था 5 और सीन भी 5 था, मैकबेथ। बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड? कौन सा स्पेलिंग गलत है? देखो स्पेलिंग फिर आ गया यहाँ पर। कन्वीनियंस सुविधा, याच, नाउ, इंडिस्पेंसिबल जिसे अलग ना किया जा सके, और कंसेंसस। तो आपकी गलत स्पेलिंग, रॉन्ग स्पेलिंग डी है, इसको आप करेक्ट करिए और बताइए कि क्या इसमें गलती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज अ रूल ऑफ ग्रामर? बड़े ध्यान से समझिएगा, ग्रामर का रूल कौन सा गलत है? 88। यहाँ ग्रामर कम पूछा है, रूल्स ज़्यादा पूछा है। देखिएगा, shall with the subject in the second and third person introduces the idea of compulsion, बाध्यता का बोध कराता है। shall यानी कंजंक्शन का कार्य करता है। 88 में ध्यान से देखिए, आपका जो ए ऑप्शन है ये रूल ही सही है, यानी कि इनकरेक्ट नहीं है, ये वाला हो गया। will with the subject in the first person expresses bleak sense of determination, यहाँ पर 88 में ध्यान दो, ब्लीक सेंस जो कह रहा है ये गलत है, आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। शुड विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सन मीन्स आर टू सही है। वुड विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन गिव्स एम्फेसिस जोर देता है, यह भी आपका जवाब सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद? कौन सा मिसमैच्ड है? रेफरेंस टू जॉन मिल्टन का वर्क है। ऑफ एजुकेशन 1644, एरोपेगिटिका 1647, लेसिडस 1637, पैराडाइज लॉस्ट 1667। तो 89 में आप सभी देख रहे हो कि पहला और सी और डी तो ये सही है। मिसमैच्ड ऑफ एजुकेशन 1644 है, लेकिन एरोपेगिटिका की ये डेट सही नहीं है। करेक्ट डेट क्या होगी? आप सभी साथी कमेंट करके तेज़ी से बताइए। एरोपेगिटिका एक प्रोज वर्क है, इसकी एग्जैक्ट डेट मैंने आपको क्वेश्चन में भी दी है और इसको कराया भी है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रेपोजिशन? एमेलगमेट विद, एनेक्सस एट, बाउंड टू, बेनिफिसेंट टू। बताइए 90 नंबर में कह रहा कि करेक्ट प्रेपोजिशन किसके साथ है? तो केवल एक के साथ ही होगा निश्चित तौर पर, और वो है एनेक्सियस के बाद एट लगता है 90 में, बी आंसर। बकाया सब गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कॉलन? कॉलन आप सभी जानते हो, जो कॉलन का यूज करते हो आप पंक्चुएशन में, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग 91 में कह रहा है कि कौन सा, विच वन इज इनकरेक्ट? द कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, ये तो सही लग रहा है 91 में। कह रहा द कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन, या भी ठीक है। द कॉलन इज यूज फॉर सेपरेट टू कॉन्ट्रैक्ट्स, द कॉलन इज यूज टू सेपरेट टू रिलेटेड क्लॉज, ये दोनों सही हो जा रहे हैं, इसलिए कमीशन ने 91 का जवाब दिया है फॉल्स। खुद देख लो। 92 की ओर चलें। बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बाय चांस, लेस डिस्क्रिप्शन, एकदम सही है। बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन माने वर्णन से परे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर सीक्वेंस? बोर, सो, बक, डो, फॉक्स, विक्सिन, बक रैबिट, पी रैबिट। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं
कि 93 में डी आंसर की ओर चलेंगे हम, क्योंकि देखो ये सीक्वेंस सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। विद रेफरेंस टू मैस्कुलिन जेंडर, इसमें कौन सा पेयर मिसमैच्ड है, तो वो आपका डी मिसमैच्ड है, बक रैबिट और पी रैबिट नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी? फ्रेंजी का सिनोनिम रेज, गाइल, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म। तो ऊपर के 3 हैं और ये डी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंजी मीन्स होता है गुस्से में होना, क्रोध से भरा होना। 94 दोबारा देखेंगे, 94 को दोबारा देखिएगा, इसमें कुछ मिस हो रहा है। रेज होगा सिनोनिम, एक्साइटमेंट होगा, एंथुजियाज्म भी होगा, और यहाँ पर 94 में गाइल इज द नॉट द सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड? कौन सा प्ले नहीं था? मैकबेथ, पेरिक्लीज, तो आप सभी को याद है, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैट्स ऑफ द डे? 96 में आप लोग आंसर देखिए और तेज़ी से रिप्लाई करें। द करेक्ट आंसर इज लव्स लेवर्स लॉस्ट सी। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ? ब्लाइंड, आप लोग चारों ऑप्शन देखिए 97 में और रिप्लाई करें। थोड़ा सा आप लोग रिप्लाई करें। यस, लिसिडस इज द राइट आंसर, डी। हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर? पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसे कहा गया? 98 में आप लोग जवाब दीजिएगा और तेज़ी से जवाब करिएगा। 98 में जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी। इस क्वेश्चन का जवाब भी कमीशन ने फॉल्स कर दिया, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, वैसे तो इसका जवाब मिल्टन माना जा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली कमीशन ने इसके जवाब को फॉल्स करार दिया है, क्योंकि कुछ प्रूफ उसके पास ऐसे गए कि जो इसको गलत साबित कर रहे थे। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन, ध्यान से देखें, 99 की ओर हम लोग चल रहे हैं। ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, ऑरेब रिफर्स टू, ऑरेब का मतलब क्या है? माउंट हॉरेट, सी इज द राइट आंसर। In William Wordsworth, The Solitary Reaper, the solitary highland lass is a girl from Ireland, a girl from Scotland, a girl from Arabian sands. 100. Correct option is B, a girl from Scotland. 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। एक बार सभी साथी थम सब वेल डन। क्वेश्चन नंबर 101, फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन Our birth is but a sleep and a forgetting is taken? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 101, you have 4 alternatives and you all are suggested to reply. Intimation of immortality from recollected of early childhood is the right answer. Which of the following works is a novelette written by जॉन गाल्सवर्दी? तेज़ी से बताइएगा और सभी लोग रिप्लाई करें। 102, करेक्ट आंसर इज बी, जॉसलिन। नेक्स्ट, एज ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू, जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग किससे करते हैं? 103 में आपको रिप्लाई करना है। रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन एंड पेंसरेसो, सी इज द राइट आंसर। इन द फॉरसाइट सागा, द फॉरसाइट बिलोंग्स टू 104, द करेक्ट आंसर इज, सभी लोग 4 अल्टरनेटिव्स आर बिफोर यू, तेज़ी से रिप्लाई करें। अ टिपिकल सिटी फैमिली, याद रखेंगे 104 में बी आंसर है। 105, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एंड करेक्ट आंसर इज वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर डाइड April 23, 1616, 106, C is the right answer. What was the name of the house of Shakespeare? चारों ऑप्शन इन स्टैटफोर्ड, क्या नाम था? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। 107, A is the right answer, न्यू प्लेस। नेक्स्ट,
विच ऑफ द करेक्ट serial of the tragedies of Shakespeare? Just reply 108. Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. ऐसे हॉक में याद रखना HOKM. Next. In which work Milton states that while the still morn went out with sandals grey? 109. Correct answer is D. Lycidas. Next. Through which work does Milton intend to justify the wage of God to man? कौन सा वर्क था जिनमें जस्टिफाई इन्होंने किया है? लिसिडस, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्टीज, पैराडाइज लॉस्ट. 1010. द करेक्ट आंसर इज पैराडाइज लॉस्ट. नेक्स्ट. इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिया अपीयर? 111. करेक्ट आंसर इज सैमसन एगोनिस्टीज. वर्ड्सवर्थ बॉर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, क्या है ये? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं. 4 अल्टरनेटिव्स आर बिफोर यू. 112. द करेक्ट आंसर इज सी. वर्स ट्रेजेडी है, याद रखिएगा बॉर्डर्स. इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय. 113. किसने प्रिंट किया था? द करेक्ट आंसर इज सी. थॉमस ट्रोपे. नेक्स्ट. एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ द प्रोज एपिग्राम इज, इसका एक अल्टरनेटिव नाम क्या है? एपोथेम. नेक्स्ट. डी इज द राइट आंसर. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ? पढ़िए. लंडन 1802. स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन. द सॉलिटरी रिपर. लंडन. तो आप निश्चित तौर पर 1815 में सही आंसर की ओर पहुंच चुके हैं. लंडन इज द राइट आंसर. ये तो है लंडन 1802, है ना, टू मिल्टन. लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज आर्ज इज द लाइन. 116. ये लाइन कहाँ से ली गई है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज? 17 के बाद रिप्लाई करिएगा. इन 3 पार्ट्स में कौन सा है शेक्सपियर का प्ले? आप लोग सभी लोग रिप्लाई करें 117 में. एंड द करेक्ट आंसर इज डी. हेनरी 6. द लाइन दे हैव सर्व ओनली हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यहाँ वेट होगा, अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स? 118. द करेक्ट आंसर इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन. Which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? Much Ado About Nothing, The Tempest, Cymbeline, The Winter's Tale. जल्दी से बताएं 119 में. The correct answer is A. Much Ado About Nothing. Which famous romantic poem contains the line Beauty is truth, truth beauty? 120. Ode on a Grecian urn. अब आप कहोगे ये TGT में कैसे आ गया? अरे आ गया तो आ गया, है ना. ऐसे क्वेश्चन, अब ये प्योरली PGT का है, लेकिन देखो TGT में आ गया, है ना. बताएं इसके ऑथर का नाम बताइए. ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. जल्दी से लिखिए, मैंने PGT में आपको पढ़ाया है ये. क्वेश्चन नंबर 121, 122. फॉलोइंग सेंटेंसेज हैव बीन ट्रांसफर्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन देयर ब्रैकेट. एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर्स. सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर सिंपल सेंटेंस चारों पढ़िएगा. इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इंडोर्स. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया. कॉम्प्लेक्स में इसे चेंज करना है. इट इज़ बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया. दैट लगाएंगे कंजंक्शन, और यहाँ ये कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा. शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स? क्या है मर्चेंट ऑफ वेनिस? रोमांस है कि ट्रेजी कॉमेडी है? जल्दी बताइए. 123. वेरी गुड. सी इज़ द राइट आंसर. ट्रेजी कॉमेडी. दोनों शाइलॉक के लिए ट्रेजिडी ही है, और जो मिल गए उनके लिए कॉमेडी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर? जेलसी, रिवेंज, फेलियल इनग्रेटिट्यूड, एम्बिशन. बताइए. 124. द करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि जो बच्चों का अकृतज्ञता है ना. चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन.
लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट? ऑफिलिया, क्लॉडियस, कैसियो, पोलोनियस। क्वेश्चन इजी है और सबका सही होगा, कैसियो इज द राइट आंसर। अब इस बेस पर हम लोग नेक्स्ट जो भी पेपर्स करेंगे फुल टेस्ट वो इसी बेस पर करेंगे। आप लोगों ने आज पेपर देखा, थैंक्स फॉर पेशेंस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।